देतांत का फेज है 1962 से लेकर 1978 का, लगभग 16 साल का। ठीक, ये है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, और ये है 1978 क्या है, यूएसएसआर आर्मी इंटरफेयर इन अफगानिस्तान। ठीक, यानी इसके बीच का फेज को कहा गया देतांत या तनाव शैथिल्यता। तनाव शैथिल्यता का मतलब होता है कि दोनों सुपर पावर के बीच जो कोल्ड वार टेंशन से भरा था, उस टेंशन में कमी आ गई। इसका मतलब कि क्यूबा क्राइसिस के पश्चात दोनों महाशक्तियों को इस बात का ज्ञान हो गया कि कोल्ड वार के लेकर जो वेपन्स कंपटीशन है या जो यूरोप का डिवीजन है या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, इससे दोनों के हित प्रभावित हो रहे हैं। इसका मतलब यह भी निकलता है कि दोनों को इस बात का आभास होता है कि शीत युद्ध के माध्यम से किसी का भला नहीं होने वाला है, क्योंकि दोनों अपनी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा भाग कहां खर्च कर रहे थे, वेपन्स पर। इसलिए दोनों महाशक्तियों ने यह निर्णय लिया, यह स्थापित किया कि अब हम अपने तनाव में, और इस तनाव की कमी की शुरुआत क्यूबा क्राइसिस में सोवियत संघ द्वारा चिकन बनने से होती है। ठीक, एनिमीज कि सोवियत संघ अपने मिसाइलों को इस शर्त पर हटाता है कि हमारे हटने के बाद आप क्यूबा पर आक्रमण नहीं करेंगे, और यूनान और तुर्की में जो आप वेपन्स हैं, आप उस वेपन्स को क्या कर लेंगे, हटा लेंगे। तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच जो ये है, इससे इस देतांत से विश्व के राष्ट्रों के बीच सहयोग का भाव बढ़ता है, और जो विश्व के राष्ट्रों के ऊपर जो भय था, भय मीन्स जो न्यूक्लियर वेपन्स का भय था, न्यूक्लियर वार का भय था, क्योंकि न्यूक्लियर वार हो सकता था, कभी भी हो सकता था। ऐसी परिस्थितियां या ऐसे कंडीशन उत्पन्न होते हैं जिससे लगता है कि दोनों महाशक्तियों के बीच कभी भी वार हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए दोनों महाशक्तियों ने आपस में सहमति करके अपने तनाव या अपने कंपटीशन में क्या कर दी, कमी ला दी। ठीक है, इसी को लिखिए इसमें दोनों महाशक्तियों के मध्य तनाव का कारण क्या था, यानी मेजर कजेज ऑफ कोल्ड वार इन यूएस एंड यूएसएसआर। टेंशन मीन्स कोल्ड वार का मेन कारण क्या था। कारण सबसे बड़ा था कि नए राष्ट्र को दोनों महाशक्तियां अपने अपने गुट में शामिल करने की प्रतिस्पर्धा कर रही थी। दोनों चाहती थी कि जो उपनिवेशवाद या द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद के कारण, समाप्ति के कारण जो स्वतंत्र हुए हैं, उन राष्ट्रों को अपने गुट में शामिल किया जाए, जिसके कारण उनकी अपनी विचारधारा का प्रसार हो, यानी एक्सटेंशन ऑफ आइडियोलॉजी। ठीक, उसी में कुछ राष्ट्र ऐसे थे जिन्होंने कहा कि आई एम नो पार्टिसिपेशन ऑफ ग्रुप पॉलिटिक्स एंड आई एम मेकिंग अप द फ्री फॉरेन पॉलिसी। जैसे नेहरू क्या कहते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किसी राष्ट्र का पिछलग्गू बन के भाग लेना नहीं चाहते। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भाग लेना चाहते हैं, और मैं अपनी नीति के अनुसार उन राष्ट्रों के साथ संबंधों को स्थापित करना चाहते हैं। ये उनका अपना अप्रोच था। तो जब विश्व के जिन राष्ट्रों को दोनों सुपर पावर अपने अपने गुट में शामिल करने के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, और वे राष्ट्र उनके गुट में शामिल न होकर कहां चले गए, गुट निरपेक्षता। तो इन राष्ट्रों को लगा, यानी इन सुपर पावर को लगा कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए इस बात का ज्ञात हुआ कि जिसको लेकर हम अपने वर्चस्व या प्रभुत्व की बात करते हैं, वह चीज खत्म हो रही है। ठीक, पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए गुट निरपेक्षता। एक कंसेप्ट है इसको लेकर, नियम को लेकर। ठीक, पहली बात कि 1961 बेलग्रेड
conference and 25 nation, that is the establishment of NIM। और प्रेजेंट टाइम में इस ऑर्गेनाइजेशन के 120 या 122 मेंबर हैं, यानी मीन्स सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड, यानी मीन्स संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद कोई सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो वह ऑर्गेनाइजेशन क्या है? नेम है, गुट निरपेक्षता। अरे भैया पहले तो इसको बता तो ले, प्रासंगिक न प्रासंगिक तो बात की बात है, आया है कि नहीं घटना? नहीं, मेंबर हैं, मेंबर तो हैं, लेकिन पहले तो अंतरराष्ट्रीय सिनेरियो में इसका जन्म हुआ है कि नहीं? तो अब उस समय की परिवेश और आज का परिवेश ये तो देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। ठीक। दूसरी बात कि गुट निरपेक्षता को लेकर दो कमेंट आते हैं। पहला कमेंट अमेरिका का है, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री डलेस कहते हैं कि जो राष्ट्र गुट निरपेक्ष होगा अमेरिका उसका शत्रु होगा। अमेरिका का यह कमेंट है। सोवियत संघ के स्टालिन का कमेंट है कि जो मेरे साथ नहीं है वो मेरा शत्रु है। इसीलिए पंडित नेहरू के ऊपर दोनों ने इतना ठोक दिया कि तकला हो गया। भाई अमेरिका भी ठोक रहा है इस तरह से, और इस तरह से सोवियत संघ भी ठोक रहा है, तो क्या हो गया? जब इस तरह का अप्रोच आया तो गुट निरपेक्षता को लेकर पश्चिम के विचारक कमेंट करते हैं कि गुट निरपेक्षता नेम इज द न्यूट्रलिटी कंसेप्ट, यानी गुट निरपेक्षता की अवधारणा तटस्थता की अवधारणा है। ठीक। कुछ विचारकों का मत है कि गुट निरपेक्षता की अवधारणा कंसेप्ट ऑफ एलिगेशन है, एनिमीज अलगाव की अवधारणा। लेकिन एक विचारक है कॉल्बो कुरेशी, और कॉल्बो कुरेशी कहता है कि नकारात्मक रूप में गुट निरपेक्षता विश्व के गुटीय राजनीति से अलग रहने की नीति है, और सकारात्मक रूप से गुट निरपेक्ष राष्ट्र कमजोर राष्ट्र है, इसलिए विश्व के गुटीय राजनीति में वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। इस पर गुट निरपेक्ष राष्ट्र ऑब्जेक्शन करते हैं, रिएक्शन देते हैं, और ऑब्जेक्शन या रिएक्शन देने के बाद वह यह कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। इसलिए यह कहा जाता है कि गुट निरपेक्षता अलगाव और तटस्थता की नीति नहीं है, बल्कि पॉजिटिव मोमेंट पॉलिसीज है, यानी सकारात्मक गतिशीलता की नीति है। ठीक। अब अगर तटस्थता की नीति मानी जाए, यानी जैसा कि वेस्टर्न थिंकर मानते हैं कि गुट निरपेक्षता तटस्थता की नीति है, तो तटस्थता की नीति कब मानी जाती है, कब अपनाई जाती है? तटस्थता इज इक्वल टू न्यूट्रलिटी। बलदेव या दाऊद, कृष्ण जी के भाई दाऊद, महाभारत युद्ध से अपने आप को तटस्थ रखा था। तटस्थ थे, तो तटस्थता का मतलब क्या हुआ कि न्यूट्रल, युद्ध के समय अपने आप को शामिल न करना। ठीक। क्लियर? मतलब यही हुआ ना कि तटस्थता का मतलब कि झगड़ा या युद्ध से अपने आप को अलग रखना। तो जो विचारक गुट निरपेक्षता को तटस्थता की नीति मानते हैं, क्या उनकी दृष्टि में शीत युद्ध नहीं है? तभी तो ये राष्ट्र अपने आप को शीत युद्ध से अलग रख रहे हैं। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं बात? तटस्थता की नीति तब अपनाई जाती है जब कोई आदमी या कोई राष्ट्र युद्ध से अपने आप को अलग रखे। नहीं कहते हो अरे तुम लोग लड़ो, हमसे कोई मतलब नहीं, कहते हो ना यहां पर तुम्हारा पॉलिसीज क्या हो गई? हाँ, कि आई एम द न्यूट्रल, हम तटस्थ है, हमसे कोई मतलब नहीं। तो अगर न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट डिस्प्यूट और वार के समय होता है, और मैक्सिमम दैट इज द यूज ऑफ द न्यूट्रल वर्ड्स इन द वार, तो वाई द कोल्ड वार इज द वार, रियल वार। क्या कोल्ड वार रियल वार है? इनके हिसाब से है, लेकिन ऐसा था नहीं, रियल नहीं था।
नहीं, जो लोग कह रहे हैं कि गुट निरपेक्षता तटस्थता है वो शीत युद्ध को युद्ध मानते हैं, लेकिन ऐसा था नहीं। इसका मतलब कि जब शीत युद्ध युद्ध नहीं था तो गुट निरपेक्षता तटस्थता नहीं हुई। क्लियर? दूसरा कंसेप्ट, कुछ राष्ट्र गुट निरपेक्षता को अलगाव मानते हैं। गुट निरपेक्षता को क्या मानते हैं? अलगाव। तो क्या गुट निरपेक्ष राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय राजनीति से संन्यास ले रहे हैं? अलग होने का मतलब आई एम नो पार्टिसिपेशन ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ऐसा भी नहीं है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नेम स्टेट दैट इज द पार्टिसिपेशन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। यानी मीन्स कि गुट निरपेक्ष राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय राजनीति में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है कि नहीं? इसका मतलब कि गुट निरपेक्षता न तो तटस्थता है और न ही अलगाव है। क्लियर हो गया कि जो ब्लेम लगाया जा रहा था कि गुट निरपेक्षता तटस्थता की नीति है वो भी प्रूफ हो गया। जो ब्लेम लगाया जा रहा था कि गुट निरपेक्षता अलगाव की नीति है वो भी प्रूफ हो गया। कल्बोकोरेसी का कंसेप्ट था कि नकारात्मक रूप में गुट निरपेक्षता, देयर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ द ग्रुप पॉलिटिक्स एंड नेम स्टेट इज द पुअर या वीक स्टेट एंड देयर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ कोल्ड वॉर। एंड मीन्स कि शीत युद्ध से अलग रहने की नीति थी, प्लस नेम के जो राष्ट्र थे वो कमजोर और पावरलेस राष्ट्र है, यानी वीक एंड पावरलेस स्टेट है। इसलिए वो महाशक्तियों के विवाद में या महाशक्तियों के झगड़े से अपने आप को क्या कर ले रहे हैं? अलग कर ले रहे हैं। क्लियर? यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आते हैं कि नेम बेसिकली जो पॉलिसीज बनी वो दो चीजों को लेकर बनी। पहली पॉलिसीज है नेम के बनने का रीजन कि नो पार्टिसिपेशन ऑफ ग्रुप पॉलिटिक्स। नो पार्टिसिपेशन ऑफ यानी मीन्स गुटीय राजनीति इज इक्वल टू शीत युद्ध में भाग न लेना। ठीक? और दूसरा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये है एंड सेकंड पॉइंट क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ फ्री फॉरेन पॉलिसीज मीन्स स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण। दो चीजें। क्लियर? अब इसका मतलब इसी शब्द को, ये दूसरा पॉइंट है और ये पहला पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है कि नो पार्टिसिपेशन ऑफ ग्रुप पॉलिटिक्स। तो इसका मतलब कि अगर इसी वर्ड्स को हम दूसरे ढंग से पढ़ें तो यहां पर एक मीनिंग आ जाएगी कि पार्टिसिपेशन ऑफ ग्रुप पॉलिटिक्स। ठीक? क्लियर? एक रीजन तो ये हो गया। तो अगर पार्टिसिपेशन ऑफ ग्रुप पॉलिटिक्स हो गया तो इसके दो मीनिंग निकल जाएंगे। पहला, वेपन्स कंपटीशन, क्योंकि शीत युद्ध का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या था? वेपन्स कंपटीशन। और दूसरा, मेंबर ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन मींस नाटो, सेंटो, सीटो एंड वार्सा पैक्ट। ठीक? अब अगर ये दोनों चीजें आ गई और नेम स्टेट न्यू स्टेट है और न्यू स्टेट होने के कारण ये लंबे समय तक औपनिवेशिक शक्तियों का एक्सप्लॉयटेशन के शिकार हुए हैं। इसलिए इनके सामने जो मेजर प्रॉब्लम है वह है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। मेजर प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। ठीक? तो अगर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट तभी होगा जब ये वेपन्स कंपटीशन से अपने आप को अलग रखेंगे। ठीक? जैसे अभी तनाव शिथिलता का रीजन आया ना
कि आर्थिक विकास यानी इग्नोर ऑफ द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट विद द वेपन्स कंपटीशन या विद फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेपन्स, है ना। तो इन सभी स्थितियों को लेकर या इन सभी स्थितियों के आधार पर यह कहा जा रहा है या यह स्थापित किया जा रहा है कि गुटनिरपेक्षता की नीति को एडॉप्ट करने का कारण क्या था। सबसे बड़ा कारण था कि जो ये न्यू स्टेट है वह लंबे समय तक औपनिवेशिक शक्तियों के एक्सप्लॉयटेशन के शिकार हुए हैं। इसलिए भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत आर्थिक रूप से कमजोर राष्ट्र के रूप में एक स्वतंत्र हुआ था। इसलिए भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती अपने आर्थिक विकास की थी। ठीक। दूसरा, अब अगर ठीक है कि आर्थिक विकास थी, तो आर्थिक विकास तभी हो सकता है जब आप सुरक्षित रहेंगे। तो क्या जिन राष्ट्रों ने या भारत ने नेम को अपनाकर सुरक्षा को इग्नोर कर दिया? नहीं, इग्नोर नहीं किया। सुरक्षा को इसलिए इग्नोर नहीं किया क्योंकि उस समय भारत के पड़ोस में किसी भी राष्ट्र के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं था। भारत के पड़ोस में न्यूक्लियर वेपन्स 1963 में आता है। 1963 में आता है। तो 1963 में आता है तो इसका मतलब कि 1963 से ही भारत की सुरक्षा प्रभावित हो रही है। तो जब भारत की सुरक्षा प्रभावित नहीं हो रही थी, भारत की सुरक्षा अगर प्रभावित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती या भारत के समक्ष जो सबसे बड़ी स्थिति है वह यही है कि हम आर्थिक विकास के स्थिति को अवरुद्ध कर रहे हैं। आर्थिक विकास की स्थिति को हम एनालाइज कर रहे हैं। ठीक। इसलिए भारत ने कहा ये पॉइंट है बेसिकली मेंटेन द पॉलिटिकल लिबर्टी, मेंटेन द पॉलिटिकल लिबर्टी। क्लियर? यानी मींस कि राजनीतिक स्वतंत्रता। अब राजनीतिक स्वतंत्रता कहां पर डैमेज हो सकती थी? अगर ग्रुप वेपन्स कंपटीशन में अगर हम जा रहे हैं, यहां पर अगर हम वेपन्स कंपटीशन में जा रहे हैं तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हमारा इंपैक्ट में आएगा। अगर हम इस मेंबर ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नाटो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या वार्सा, तो हमारी सेल्फ डिसीजन कैपेबिलिटी इंपैक्ट में आ जाएगी। यानी थर्ड नेशन के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वे अमेरिका या ब्रिटेन जो इस टीम के लीडर हैं उनके अगेंस्ट में जाकर अपने पॉलिटिकल लिबर्टी को मेंटेन कर सके। इसलिए नेहरू कहते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किसी राष्ट्र का पिछलग्गू बन के भाग लेना नहीं चाहते। आई एम नो पार्टिसिपेशन ऑफ ग्रुप पॉलिटिक्स, बट आई एम पार्टिसिपेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एज ए फ्री स्टेट। समझ रहे हो? तो इन दो रीजनों के कारण गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया जाता है। ठीक। अब अगर गुटनिरपेक्षता की नीति इन दो रीजनों के, तो इस स्थिति के लिए, नेम की स्थिति के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल सिनेरियो। और इंटरनेशनल सिनेरियो था बाइपोलर वर्ल्ड। क्या था? द्विध्रुवी विश्व व्यवस्था थी। अब द्विध्रुवी विश्व व्यवस्था में हम दोनों से संबंध रखेंगे और बीच का रास्ता भी क्या करेंगे? एडॉप्ट करेंगे। ठीक है, ये चीजें थी। इसलिए गुटनिरपेक्षता का मतलब होता है स्वतंत्र विदेश नीति, गुटी राजनीति से अलग रखना, शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा, सैनिक गुटों से अलग होना, ये सब मीनिंग है इसकी, यानी का मतलब तात्पर्य। क्लियर? चलिए दूसरा पॉइंट, दोनों गुटों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखना, टू मेंटेन द फ्रेंडली रिलेशन विथ बोथ द ग्रुप, मैत्रीपूर्ण संबंध रखना। नेक्स्ट, किसी सैनिक संगठन का सदस्य न होना। नेक्स्ट,
स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करना। पैराग्राफ चेंज कर दो, हेडिंग डाल दो, गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य विश्व को, पहला पॉइंट, विश्व को अस्त्रों और शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा से मुक्त बनाना। नेक्स्ट, विश्व में समानता व न्याय की स्थापना करना। विश्व में समानता व न्याय की स्थापना करना। नेक्स्ट, विश्व से शोषण, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को समाप्त करना। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ को शक्तिशाली बनाना। नेक्स्ट, तृतीय विश्व के राष्ट्रों का विकास सुनिश्चित करना। पैराग्राफ चेंज कर दो, हेड पंडित नेहरू लिख लो। क्लियर? कुछ समझ में आ रहा है? Enemies name is the active participation of the international politics, but no participation of group politics. यानी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भागीदारी है, बट ग्रुप पॉलिटिक्स में नो पार्टिसिपेशन। क्लियर? पैराग्राफ चेंज कर दो, हेडिंग डाल दो, गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है, हैज इंडिया अबॉन्डेड ऑफ पॉलिसी ऑफ नेन, क्या भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति त्याग दी है? जब प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पर जाते हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति दोबारा भारत की यात्रा पर आते हैं 2015 में, उस समय अमेरिकी न्यूज़पेपर वॉल स्ट्रीट में यह कंसेप्ट उभारा जाता है। उसमें कहा जाता है कि आज भारत और अमेरिका जिस संबंध पर हैं, उस संबंध में कहीं गुटनिरपेक्षता है ही नहीं। और शुरुआत में डलेस क्या कहते हैं कि जो राष्ट्र गुटनिरपेक्ष होंगे वे राष्ट्र हमारे दुश्मन, क्योंकि अमेरिका गुटनिरपेक्षता को एक एज ए टाइप्स ऑफ सोशलिस्ट थॉट। ठीक, अब थोड़ा सा इसका मतलब समझ लो क्या है, ये सब इतिहास समझ लेते। रोल ऑफ यूएसए इन इंडियन फ्रीडम, भारत की स्वतंत्रता में अमेरिका की भूमिका। जैसे एक कंसेप्ट ये भी है कि भारत की स्वतंत्रता में जापान की भी भूमिका है। आजाद हिंद फौज के गठन में जापान ने आपको सकारात्मक रूप में सहयोग दिया। फिर आज भारत की स्वतंत्रता में द्वितीय विश्व युद्ध की भी भूमिका है और भारत की स्वतंत्रता में अमेरिका की भूमिका। लेकिन इसका कहीं तथ्य नहीं है, कहीं फैक्ट नहीं मिलता है, लेकिन एक आध जगह कुछ जिक्र है इसका। अगर जिक्र देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति 1940 में रूजवेल्ट, लेकिन बाद में मुकर भी जाते हैं कि मैंने इस तरह का कोई काम नहीं किया। 1940 में रूजवेल्ट ब्रिटिश सम्राट को एक पत्र लिखते हैं, ब्रिटिश सम्राट या ब्रिटिश प्रधानमंत्री को, और पत्र में लिखते हैं कि अंग्रेजों के लिए सबसे अच्छी नीति भारत पर से अपने प्रभुत्व को समाप्त करना है। ये पत्र का मेन थॉट है। अब अगर यहां पर अगर इस बात को देखें, इस बात को एनालाइज करें कि अमेरिका अगर ऐसा किया है तो अमेरिका का ऑब्जेक्ट क्या रहा होगा। ठीक, अब इसके लिए थोड़ा सा हम चलते हैं कश्मीर डिस्प्यूट पर। कश्मीर डिस्प्यूट पर यह है, ये आपको मिलेगा। 1948 में इंडिया पाकिस्तान का वार होता है और वार का मतलब था कि कबाइलियों के रूप में पाकिस्तान भारत कश्मीर पर आक्रमण करता है। यह स्थिति उसी समय की है और जब अटैक होता है तो भारत, उस समय देशी रियासतों की विलय की बात चल रही थी 1948 में, क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान में ये डिसाइड किया गया था कि देशी रियासतें अपनी इच्छा के अनुसार इंडिया के साथ जुड़ जाए या पाकिस्तान के साथ जुड़ जाए या इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में अपने आप को मेंटेन रखें। ठीक, कश्मीर के राजा हरि सिंह अपने देश को स्विट्जरलैंड बनाना चाहते थे, यानी इंडिपेंडेंट स्टेट, जिसके कारण अगर इंडिपेंडेंट स्टेट बना रहेगा तो उनकी राजशाही या उनकी मोनर्की सिस्टम भी बनी रहेगी और उनका शासन। ठीक, जिन्ना ने
राजा हरि सिंह से कहा कि आप मिल जाइए, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर को अपने पक्ष में देखा है। जब जब पाकिस्तान अटैक करता है कश्मीर पर, तो राजा हरि सिंह सरदार पटेल से कश्मीर की सुरक्षा के लिए भारतीय मदद मांगते हैं, और सरदार पटेल कहते हैं कि मैं आपकी सुरक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि जम्मू कश्मीर दैट इज नो पार्ट ऑफ द इंडिया, यानी जम्मू कश्मीर भारत का पार्ट नहीं है। और राजा हरि सिंह इस अटैक के बाद किसी भी हालत में पाकिस्तान से जुड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए 24 अक्टूबर है या कोई डेट है, को भारतीय संघ में शामिल होने के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, और अगले दिन भारतीय सेना टूटे फूटे हवाई जहाज से जम्मू कश्मीर के एयरपोर्ट पर उतरती है। ठीक, अब और भारतीय सेना जब उतरती है तो जो कबायलियों के रूप में पाकिस्तानी सेना आक्रमण की है वह पीछे हटने लगी। भारतीय सेना पंडित नेहरू से डिमांड कर रही है कि 24 घंटे का समय दे दीजिए, हमारी सेना कल लाहौर में रहेगी। पंडित नेहरू और युद्ध विराम की घोषणा कर दिया, और वही युद्ध विराम जिस लाइन पर, वही एलओसी बन गया और उतना कब्जा कर लिया उसने। अब 1948 से लेकर 2000 तक अमेरिकी पॉलिसी थी कि कश्मीर समस्या के समाधान के लिए अमेरिका तटस्थता करने को तैयार है। ठीक, मध्यस्थता करने को तैयार है विवाद सुलझाने के लिए। ठीक, मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। लेकिन 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत की यात्रा पर आते हैं और कहते हैं कि कश्मीर डिस्प्यूट दैट इज द इंटरनल डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड यूएस, देयर इज नो पार्टिसिपेशन इन डिस्प्यूट। यानी मीन्स अमेरिका की नीति अब भारत की नीति का समर्थन करने लगा 2000 तक। और शीत युद्ध में अमेरिका और भारत के बीच संबंध अच्छे नहीं थे, क्योंकि सोवियत विचारधारा के साथ जुड़ गए थे हम। समझ आई बात? ठीक, अब तीसरी जो कंडीशन है समझना यहीं पे है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए अमेरिका का रोल क्यों ऐसा था। जब यूएनओ में चला गया मामला, तो यूएनओ इस समस्या का समाधान करने के लिए डिक्सन फार्मूला लाता है, ग्राहम फार्मूला आता है, और फिर अमेरिकी प्लान लाता है। ठीक, डिक्सन और ग्राहम फार्मूला में कई चीजें ऐसी हैं जिसको भारत ने माना नहीं, लेकिन अमेरिकी प्लान क्या था अगर समझना है तो अमेरिका ने कहा, उस प्लान के तहत कश्मीर समस्या के समाधान को लेकर कहा कि जम्मू कश्मीर को 3 भागों में बांट दिया जाए। पहला वे भाग जहां के लोग जम्मू कश्मीर का विलय भारत में चाहते हैं, उसे भारत को दे दिया जाए। ठीक, दूसरा वे भाग, वे लोग जो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं उसे पाकिस्तान में दे दिया। और तीसरा भाग जो सबसे ऊपर वाला है, ये वाला, इसे अमेरिका अपने पास रखेगा, यहां पर सैनिक अड्डा बनाएगा। क्यों? क्योंकि 1948 में अगर ये प्लान है तो उस समय चाइना और यूएसएसआर दोनों एक ही ब्लॉक के मेंबर थे और सोवियत सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, इसलिए यहां से चेक एंड बैलेंस कर सके। अब अगर भारत की स्वतंत्रता में अमेरिका का योगदान मान लेते हैं तो इसका मतलब कि वह अपने हित के लेकर भारत की स्वतंत्रता कराना चाहता है कि भारतीय स्वतंत्रता, अगर भारत स्वतंत्र होता है तो भारत अमेरिकी गुट में शामिल हो जाएगा, और जब अमेरिकी गुट में शामिल हो जाएगा तो भारत सोवियत संघ और
चाइना, दोनों से चेक एंड बैलेंस कर लेगा, यानी सी यहां पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट कल बात करेंगे।